नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पीजीटी की परीक्षाएं थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि सर इसकी परीक्षा जो आज हुई किस प्रकार पेपर आया, कैसे पेपर आया। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ विषयों के पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का, बायोलॉजी का आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी विषयों के पेपर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए, तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ करके पेपर वगैरह आप लोग शेयर कर दीजिए, पीडीएफ शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, बाकी लोग भी पेपर का एनालिसिस कर पाएँ किस तरीके से पेपर है, एक कट ऑफ का आकलन लगाया जा सके। और ये जो पेपर है आपको जो शीघ्र ही एक जगह सारे पेपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को जो है बाद में जब भी ज़रूरत हो तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है, अब दोस्तों आज के सुबह के समाचार पत्रों में जो अपडेट दिया था उसमें आपने देखा था, उसमें दिया था कि अगर कोई अभ्यर्थी उत्तर पत्रक यानी ओएमआर सीट खाली जमा करता है तो उसकी ओएमआर सीट को क्रॉस कर दिया जाएगा, इस तरीके की सूचनाएं थी। लेकिन कुछ शिकायतें यहाँ जो प्राप्त हुई हैं हमें, उन शिकायतों के अनुसार हम आपको बताते हैं क्या क्या अभ्यर्थियों की समस्याएँ हैं, अभ्यर्थी क्या क्या बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ लोगों ने पर्सनली बताया, कुछ व्हाट्सएप पर भी बताया और कुछ ईमेल्स भी आए। उनमें से एक ही ईमेल हमने आपके सामने यहाँ पर देखिए शो किया हुआ है, लेकिन अर्जेंट मैसेज फ्रॉम आगरा, एक अभ्यर्थी हैं उन्होंने मैसेज शेयर किया है ईमेल के जरिए। अब क्या मैसेज है वो देखिए, लिखा है, सर जी मैं आगरा में रहता हूँ। आज आगरा के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पंचकुइयाँ में पीजीटी कॉमर्स का पेपर दिया हूँ। मेरी क्लास में एक महिला ने 15 से 20 क्वेश्चन करे बस ओएमआर सीट में, पर उसकी सेकंड कॉपी यानी जो कार्बन कॉपी थी उसमें बहुत से गोले भरे थे। जब इन्विजिलेटर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको क्या आप सबमिट करो। इन महिला का रोल नंबर भी मैं आपको बता सकता हूँ। आपसे निवेदन है कि इस बात को आगे पहुँचाएँ अपने माध्यम से। तो इन्होंने ईमेल इसलिए किया है ताकि इनको लगा कि यहाँ पर धांधली वगैरह की शिकायतें आपको इनको देखने को मिली होगी, कुछ अनियमितता देखने को मिली होगी, इस वजह से इन्होंने मेल किया मेरे पास। और उन्होंने मुझे सोचा ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि और किस किस अभ्यर्थी के साथ इस तरह की समस्याएँ देखने को मिली हैं, इस तरीके के से जो उनके कक्ष में देखने को मिला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो ओएमआर सीट अपनी खाली जमा कर देते हैं या कुछ क्वेश्चंस काला करते हैं और बाद में फिर वहाँ पर जो वह करप्शन, भ्रष्टाचार, इसकी सूचनाएं बाद में फिर वो अलग अलग जैक जुगाड़ लगा कर करते हैं। तो अगर आप लोगों के रूम में इस तरह कोई समस्या हुई है, इस तरह से कोई अगर घटना हुई है तो आप लोग उसको बता सकते हैं। फिलहाल और ज़्यादा कोई विशेष सूचनाएँ यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई हैं। आयोग को भी एक आइडिया हो गया था और सरकार को भी सारी चीज़ें पता हो गई कि टीजीटी के दिन जिस दिन पहला पेपर था उसमें काफ़ी सारी अनियमितताएँ देखने को मिली। तो उसका संज्ञान लेते हुए जो आज सभी को हाई अलर्ट किया गया था, सुविधाएं ज़्यादातर जो हर जगह ठीक ठाक रही हैं, ज़्यादा कोई विशेष दिक्कतें अभ्यर्थियों को नहीं हुई हैं और ना ही कोई इस तरह की घटनाएं अभी सामने आज निकल के आई हैं। हो सकता है कल मीडिया के माध्यम से कुछ और सूचनाएँ निकलें, जो भी अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और अलग अलग विषयों का जो भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, पेपर आपका इजी आया था, टफ आया था, मॉडरेट आया था और किस विषय की आपने परीक्षा दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिएगा और हो सके तो पेपर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों का भला हो जाए और एक कट ऑफ का आकलन किया जा सके। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इस अपडेट के बारे में। हम बढ़ते हैं हम लोग आगे अपडेट की तरफ। लेखपाल भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पीईटी के बाद जस्ट आपकी लेखपाल भर्ती आने वाली है। ठीक है, और पीटी के लिए जो परीक्षा 24 अगस्त को होनी है। सीजीएल वाले अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन परीक्षा पोस्टपोन्ड नहीं हुई है। आपकी परीक्षा 24 अगस्त को ही है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप लोग governmentjobcenter.com के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 7,882 पदों पर लेखपाल भर्तियां आने वाली हैं। इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है, वो कुछ इसके बारे में अपडेट यहाँ पर दिया गया। देखिए लिखा है पिछली भर्ती की तुलना में क्या क्या होगा अलग। तो इसके बारे में 4 पॉइंट दिए गए हैं। क्या क्या 4 पॉइंट है वो देखिए आप लोग। पहली बात तो यहाँ पर यही है कि जो पहला पॉइंट ये है कि पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन ये जो अब लेखपाल की भर्ती होगी आपकी
पीईटी के माध्यम से होगी। जो अभ्यर्थी पीईटी को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं अभ्यर्थी को यहाँ पर जो है मौका दिया जाएगा आवेदन करने का। अगर आप पीईटी क्वालिफाई नहीं कर होता है तो आप समझ लीजिए कि इस लेखपाल भर्ती में और अन्य आने वाली भर्तियों में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपको पीईटी की बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करना है, आप चाहते हैं एग्जाम रूम में जो गलतियां होती हैं वो ना हो पाएँ, तो आप लोग अभी UPSSC की पीटी की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें एनरोल कर लीजिएगा। एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और UPSSC की पीटी की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें परचेज कर सकते हैं। 3000 से ज़्यादा छात्र उसमें अब तक पंजीकरण करवा चुके हैं। अब देखिए, पहला तो यही चेंजमेंट है कि ये आपकी भर्ती परीक्षा जो है पीटी के माध्यम से होगी। दूसरी बात यह है कि अभी तक राजस्व लेखपाल की जो भर्ती होती थी उसमें SSC अनिवार्य नहीं होता था, लेकिन इस बार यहाँ पर एक आ गया है कि SSC आपका इसमें अनिवार्य होगा। तो अगर आपके पास SSC नहीं है तो जो भी अभ्यर्थी SSC वाले नहीं है, मतलब जिसका SSC नहीं है, तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। अगर आप अगस्त में आवेदन कर देंगे, ठीक है, इसी महीने आवेदन कर देते हैं, तो अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, नवंबर तक आपके पास SSC का सर्टिफिकेट आपकी आ जाएगा। ठीक है। अगली यहाँ पर जो चेंजमेंट हो सकता है इसमें वो ये है कि जो राजस्व लेखपाल की भर्ती होती है, पहले जो परीक्षा 80 अंकों की होती थी और इसमें जो है 20 नंबर जो है अलग से होता था इंटरव्यू वगैरह। तो अब यहाँ पर परीक्षा जो आपकी 100 अंकों की करवाई जा सकती है। और इसमें दोस्तों जो है लिखा है कि इसमें जो है साक्षात्कार समाप्त किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहले इसमें इंटरव्यू होता था, लेकिन अभी इंटरव्यू जो है इस बार सूचना यही मिल रही है कि इंटरव्यू इसमें समाप्त किया जा सकता है। हालांकि ऑफिशियल अभी कोई घोषणा इसमें नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई लेखपाल भर्ती को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क के पदों पर जो भर्तियाँ दोस्तों आ चुकी हैं, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क यानी आप कंप्यूटर असिस्टेंट मानिए इसको, कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्तियां हैं। आवेदन की डेट दे सकते हैं 17 अगस्त, यानी आज से ही आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 16 सितंबर तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या की बात करें, पदों की संख्या हालांकि यहाँ पर कम है, मात्र 15 पद हैं। और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो ये है कि बैचलर डिग्री आपने किया हो, साथ में डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है या SSC सर्टिफिकेट है या O लेवल है और इंग्लिश में 25 वर्ड टाइपिंग स्पीड है आपकी, तो आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगली अपडेट है सरकारी नौकरियों को लेकर के। देखिए लिखा है कि सरकारी नौकरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, भर्ती निकालें तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, मामला यहाँ पर है सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती को लेकर के। लिखा है कि यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई थी, यहाँ पर पद बचे भी हैं, लेकिन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को नहीं भरा जा रहा है। तो इसी को मामले को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और यहाँ पर देखिए लिखा है कि यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने विजय कुमार व 26 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा ने पक्ष रखा। इस मामले में सरकार ने कहा कि आयोग ने प्रतीक्षा सूची जारी नहीं दी और आयोग प्रतीक्षा सूची जारी कर चुपचाप बैठ गया। कोर्ट में विषय से अलग फैसला देकर भ्रमित किया। सरकार ने कहा कि आयोग की सूची से भर्ती पूरी कर ली, बचे हुए पदों पर कहा कि आयोग ने प्रतीक्षा सूची कराकर सरकार को नहीं दी। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि सरकार ने भर्ती निकाली है, पद खाली रह गए तो आयोग से प्रतीक्षा सूची मांगने की बजाय ये बताया कि भर्ती पूरी कर ली। आखिर प्रतीक्षा सूची से खाली बचे पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की गई। तो ये सरकार हाई कोर्ट ने जो है सरकार से एक टिप्पणी की है कि जब भर्ती निकाली गई है तो खाली पदों पर जो भर्तियाँ क्यों नहीं होती है, जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता है। अगली अपडेट है बेसिक शिक्षा विभाग में म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतः जनपद यानी जिले के अंदर तबादलों के बारे में। देखिए ये एक बैठक आयोजित हुई थी, तो यहाँ पर कुछ निर्णय निकल के आए हैं। देखिए सामने, अब आपके सामने यहाँ पर देखो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली अपडेट यहाँ पर है कि जनपद के अंदर ट्रांसफ़र को लेकर के, तो इसमें कहा गया है कि जनपद के अंदर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी, परंतु विशेष परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की अनुमति से ऑफलाइन किए जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अपडेट है पारस्परिक
ट्रांसफ़र को लेकर के, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के, तो लिखा है कि वर्ष पर्यंत अनुमन्य किया जाए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र वर्ष पर्यंत अनुमत किया जाए इसको, तथा उक्त प्रक्रिया को ऑफलाइन किया जाए, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी, ताकि यदि दो शिक्षक जिनके ग्रेड एवं कैडर समान हैं तथा आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं तो उनके लिए स्थानांतरण के प्रावधान किए जाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो 2 अपडेट निकल के आई हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है आप लोगों के सामने है, ये देखिए, आज जो है विधान परिषद में इंटर कॉलेजों में 8.5 घंटे पढ़ाई का मुद्दा चल रहा है। ठीक है, उस पर जो है यहाँ पर मुद्दा रखा गया, बात रखी गई, तो इसका जो जवाब है माननीय जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने दिया है। मैं आपको सबको वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि प्रधानाचार्य जिस प्रकार की व्यवस्था रखना चाहता है नियमों का पालन करते हुए, जो भी अधिनियम में वर्णित है उसका कोई उल्लंघन करने की जरूरत नहीं है, पीरियड ज्यादा पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सत्र नियमित हो, नंबर 1, छात्रों के और शिक्षकों के जीवन से खिलवाड़ न हो, नंबर 2, और तीसरा पठन पाठन की प्रक्रिया सतत हमारी चलती रहे, क्योंकि फीस नहीं आ रही है। आप रहम कीजिए, दया करिए, जो हमारे जो वित्तविहीन शिक्षक हैं उन पर रहम करिए, कम से कम फीस आएगी तो उनको तनख्वाह तो ठीक से मिलने लगेगी। इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखो। आपके व्यक्तिगत कोई अगर आक्रोश हो तो आप उस पर बैन कर दीजिए, लेकिन इस व्यक्तिगत चीज को आप सार्वजनिक रूप में मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। आपको और कोई संशोधन करना हो आप बता दीजिए, उसको संशोधन कर देंगे, लेकिन ये मुद्दा कहां से आ गया जिसको इस प्रकार से प्रचारित कर दिया कि हमने सारा नियम तोड़ दिया, हमने सारा अधिनियम तोड़ दिया, हमने सारी व्यवस्था ध्वस्त कर दी, ये सारा काला दिन हो गया। हम काली पट्टी, एक ने तो कहा काली पट्टी बांध के करेंगे, क्यों काली पट्टी बांधेंगे भाई? शिक्षक को हम पढ़ाने के लिए बाध्यकारी, शिक्षक तो स्वयं पढ़ाने जाता है, शिक्षक भगवान के बाद शिक्षक का नाम लोग लेते हैं। उस शिक्षक को आप क्यों दिग्भ्रमित करिए कि उन्हें पढ़ाए? उसको पढ़ाने दीजिए। शिक्षक हमारा बहुत अच्छा है, 99.9% हमारा बहुत अच्छा शिक्षक है। यहाँ पर देखिए, प्रमुख सचिव विधान परिषद की तरफ से लेटर भी जारी किया गया कि 105 के अंतर्गत सूचना, इसमें यही कहा गया है कि जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने आज बताई कि जो 8.5 घंटे पढ़ाई का नियम है रखा गया है, ठीक है, वो प्रधानाचार्य अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ा सकते हैं, जैसा उनको चलाना चाहे वैसा करवा सकते हैं। अब शिक्षक को केवल अपने पीरियड पढ़ाना है, सुबह 8 से 4:30 बजे तक उपस्थित होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसका स्पष्टीकरण जारी कर दिया है विधान परिषद सचिवालय की तरफ से, जो देखिए यहाँ पर है। और ये जो जारी करने वाले हैं ये पूर्व में जो है विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, राम बाबू शास्त्री हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं ये महामंत्री। और इन्होंने देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग देखिए कि माननीय शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा ने उत्तर में सदन ने बताया कि 2 पालियों की व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी, कोरोना काल के कारण यह व्यवस्था लागू की गई है। किसी भी अध्यापक को सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक नहीं रोका जाएगा। और लिखा है आगे, अध्यापक जितने पीरियड पढ़ा रहे हैं उतने ही पीरियड पढ़ाएंगे, किसी भी अध्यापक के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ऐसा आदेश हमने जिला विद्यालय निरीक्षकों को दे दिया है। ये आदेश सभी प्रधानाचार्यों तक भी पहुंच गया है। सभी माननीय सम्मानित सदस्य और विशेष तौर पर माननीय चंदेल साहब से मेरा आग्रह है कि कोरोना काल को देखते हुए यह स्थायी व्यवस्था चलाने के लिए सहयोग करें। तो कुल मिलाकर के आपके ऊपर बाध्यता नहीं कि सुबह 8 से 4:30 बजे तक रहें। आप अपने जो विषय पढ़ाते सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाना है, और जो है प्रधानाचार्य अपनी व्यवस्था, अपने जो नियम शर्तें हैं, जो जीओ है उसके अनुसार पढ़ाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए वो कैसे कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से नियम शर्तें लगा सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि जो विद्यालय इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर शीतकाल यानी शीतकाल में जो 5.5 घंटे पढ़ाई का आदेश है, और लिखा है कि जो ग्रीष्मकालीन होता है उसमें 4.5 घंटे पढ़ाई करने का आदेश है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।